अगर आज की तारीख में मैं आपसे अगर यह कहूं कि नीतीश कुमार की पार्टी में 14 तारीख के बाद दो फाड़ हो जाएगी, यानी एक पार्टी दो पार्टी बन जाएगी, एक पार्टी में से ही दो पार्टियां बना दी जाएगी। अगर मैं आपसे यह कहूं कि तेजस्वी यादव की पार्टी में भी दो फाड़ हो सकती है, अगर मैं आपसे यह कहूं कि एनडीए और इंडिया, इसमें अभी जो 5 दल उस तरफ है, 7 दल इस तरफ है, इनमें से पता नहीं कितने दल किस तरफ बन जाएं, तो क्या गलत है? जरा खबर को समझिए। बिहार में इस वक्त में क्या चल रहा है? बिहार में इस वक्त में सिर्फ टवल चल रहा है और मैं लगातार ये खबरें आपको दिखा रहा हूं। एनडीए के खेमे में भी सिर्फ टवल की स्थिति है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के खेमे में भी सिर्फ टवल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 14 तारीख को क्या होगा। 14 तारीख को अगर एक तरफ 60% लोग, चाहे वो इंडिया की तरफ हो चाहे वो एनडीए की तरफ हो, अगर उन्होंने मन बना करके वोट दिया कि नहीं हमें तो सरकार रखनी है या हमें सरकार बदलनी है, अगर ये मन बना करके 60% लोगों ने वोट दिया तो फिर उसके बाद में कुछ दिक्कत नहीं है। फिर तो जिसको 60% लोग चाहेंगे उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर बिहार में खिचड़ी बन गई तो फिर बड़ी मुश्किल है। खिचड़ी का मतलब आप समझते हैं, एक होता है दाल चावल, जिसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि 10 आदमी हैं, 10 आदमियों के लिए खाना बनाना है तो इतने चावल चाहिए और इतनी दाल चाहिए, तो दाल चावल इतने लोगों के लिए सफिशिएंट हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन जब यह लगता है कि 10 आदमी हैं और 10 आदमियों को इतने दाल और इतने चावल वो काफी नहीं है, तो फिर इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में ये होता है कि घर के अंदर जो कुछ रखा हुआ है, दूसरी कोई दाल है वो रखी हुई है, यानी जो भी जिस भी प्रकार के, या टमाटर रखे हैं या कुछ प्याज रखी है, सब कुछ मिला करके फिर खिचड़ी बना दो। खिचड़ी में पता नहीं चल पाता है कि कितने दाल थे, कितने चावल थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो सब चलता है। अगर 60% लोगों ने मन बना करके वोट दिया कि एनडीए चाहिए तो एनडीए के साथ में ही चले जाएंगे, अगर इंडिया चाहिए, इंडिया गठबंधन चाहिए तो इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें भी एक पेच ये है और एक इसमें भी जो है एक तरीके से आप ये कह करके चलिए कि एक लूप पॉइंट ये है कि नीतीश का भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार का भरोसा नहीं है और ये बीजेपी इस बात को समझती है। नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी के पसीने छूटे हुए हैं। बीजेपी इस बात को लेकर के आश्वस्त नहीं है आज की तारीख में कि नीतीश कुमार हर हाल में उन्हीं के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार के नंबर तय करेंगे कि वो कहां रहेंगे, नीतीश कुमार के नंबर बताएंगे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। वही अगर वो 20 सीटों पर आ गए, बीजेपी अगर 90 सीट पर चली गई, चिराग पासवान 29 में से अगर 20-25 सीटें उनकी आ गई तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो खेल खत्म। फिर तो नीतीश कुमार रहे तो ठीक, जाए तो ठीक, और अगर उनके 20 बचेंगे तो 20 को इस तरफ अपनी तरफ ले लेंगे, एक पार्टी बनाएंगे। दरअसल ये महाराष्ट्र में हो चुका है, ऐसा नहीं कि हवा में केवल बात है। महाराष्ट्र में एनसीपी की 2 एनसीपी बन गई, महाराष्ट्र में शिवसेना की 2 शिवसेना बन गई। वहां पर शिवसेना का मतलब यह था ठाकरे परिवार। अगर आपको लग रहा है कि आरजेडी नहीं टूट सकती है, आरजेडी को कोई नहीं तोड़ सकता है, तो वहां पर देखिए साहब, मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, यहां तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी नहीं है, वहां मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, और ठाकरे परिवार मतलब ही शिवसेना। शिवसेना बाकी कोई पार्टी नहीं, ठाकरे परिवार। और ठाकरे परिवार से जहां पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो, तब भी पार्टी को तोड़ दिया गया, तब भी पार्टी को तोड़ दिया गया, तो मैसेज साफ चला गया था। और उसके बाद में बहुत सारी बातें हुई थी, वो सब आपको पता है कि जब ठाकरे की पार्टी टूटी थी, यानी शिवसेना की 2 फाड़ हुई थी, तो उस वक्त में क्या क्या बातें कही गई थी कि मुंबई में घुसने नहीं देंगे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, आराम से गुवाहाटी में बैठाया गया, पहले सूरत, सूरत से गुवाहाटी, और सब आपको पता है। एनसीपी जिसको मोदी साहब कह रहे थे कि नेचुरली करप्ट पार्टी है, वही नेचुरली करप्ट पार्टी में से 2 पार्टी बना दी गई। वहां पर अजीत पवार को एनसीपी सौंप दी गई। तो क्या बहुत मुश्किल काम है कि तेजस्वी की पार्टी में से 2 फाड़ करना?
नीतीश की पार्टी में से दो फाड़ करना, और उसके बाद में दो डिप्टी सीएम वहां बन जाएंगे। नीतीश की पार्टी से ललन सिंह को अध्यक्ष बना दिया जाए, या फिर संजय झा को जो अभी अध्यक्ष हैं ही उनको किसी को डिप्टी सीएम वगैरह बना दिया जाए। क्या मुश्किल काम है। इधर से तेजस्वी यादव के इधर से तोड़ करके ले जाया जाए। 20 की जरूरत है, 25 की जरूरत है, जितना जरूरत है, यह भी मुमकिन है। और यह भी मुमकिन है कि लोग बिहार के, हालांकि बिहार की जो राजनीति है वो ऐसा नहीं कि टीवी देख करके चलती है, यूट्यूब देख करके चलती है, सोशल मीडिया से चलती है। बिहार की जो राजनीति बड़ी अलग है। बिहार की राजनीति में अभी भी लोकल कनेक्ट बाकी है। वहां पर जो स्थानीय नेता है उसका क्या वजूद है, किस तरीके का वजूद है, उसको लेकर के मीडिया परसेप्शन क्या है, उसको लेकर के टीवी क्या बोलता है, यूट्यूब क्या बोलता है, सोशल मीडिया क्या बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में अगर कोई स्थानीय नेता है और अगर वो नेता उनकी जाति का है या फिर उनके समुदाय का है और उनके काम आता है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी बोलती रहे, बिहार के लोग, उस विधानसभा के लोग उसी को चुनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस वक्त में बिहार के अंदर उथल पुथल मची हुई है और इस उथल पुथल में बिहार का जो मतदाता है वो बहुत कंफ्यूज है, और वो कंफ्यूज मतदाता वो पता नहीं किसको डिफ्यूज कर देगा। हालांकि ये मुमकिन है कि मतदाता कंफ्यूज होकर के घर बैठ जाए, ये मुमकिन है कि मतदाता कंफ्यूज होकर के उतनी जोर शोर से ताकत से ना लड़े, लेकिन बिहार में केवल चुनाव आपको कार्यकर्ता ही नहीं लड़ाता है। बिहार का वोटर वो बहुत टेढ़ा है। बिहार के वोटर को समझना समझाना बहुत टेढ़ा काम है। वहां पर लहर पर बात नहीं चलती है। 2015 हमें याद है, 2015 में मोदी जीत करके आए थे, मोदी लहर, मैजिक, सब बातें। अब ये सारी बातें जो है वो कई बार आपको लगेगा कि ये रिपीटेशन है, लेकिन रिपीटेशन नहीं है, सच्चाई है। आप जरा समझिए बात को। ऐसा नहीं कि मोदी अगर 2014 में बम्पर तरीके से जीत करके आते हैं तो गारंटी है कि वो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। विधानसभा में अलग मैटर है, लोकसभा में अलग मैटर है। फिर दूसरी बड़ी बात, अभी भी तेजस्वी यादव एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, महागठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर उठापटक की स्थिति जो दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव एक बड़ा फैक्टर है। युवा के लिए अगर आप देखें तो युवा की पहली पसंद के तौर पर, सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव एक फैक्टर है। सम्राट चौधरी की हवा निकाल दी प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर की अगर कोई आप एक उपलब्धि पूछे इस चुनाव में, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने सम्राट चौधरी का माहौल पूरी तरह से खराब करके रख दिया है। उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, वो बात लोगों तक पहुंच गई, और प्रशांत किशोर इस बात को लगातार अब भी कह रहे हैं। अब प्रशांत किशोर को भले ही कोई बीजेपी का आदमी बताए, या प्रशांत किशोर कल को चुनाव में बीजेपी के वोट जो है वो बढ़ाने का काम करें, इधर के वोट काट दें, लेकिन उन्होंने जो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान दिया है वो ये दिया है, और खास तौर पर इसमें सम्राट चौधरी, उसमें यह नुकसान दिया है कि सम्राट चौधरी को एक्सपोज कर दिया कि सम्राट चौधरी तो दोषी थे, उनके ऊपर दोष सिद्ध हुआ था, वो आरोपी केवल नहीं थे, लेकिन वो नाबालिग का सर्टिफिकेट लगा करके एक जालसाजी करके भाग गए। ये सब बातें वो कहते रहे, और पूरे चुनाव में सम्राट चौधरी इसी चीज को डिफेंड करने में लगे हुए। हालांकि वो थोड़ा सा आजकल उन्होंने एक फॉर्मूला नया अपनाया है कि पूरी तरह से जो है वो ढीठता शब्द जो है वो पता नहीं यहां पर उचित है गलत है, लेकिन कोई दूसरा शब्द होना चाहिए वैसे, उस लेवल पर जाकर के अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि भैया मैं तो एफिडेविट भर करके आ रहा हूं, मेरा ये है, मेरा वो है। लेकिन एफिडेविट में आप जो है वो इस बात को भी बता रहे हैं क्या कि मैं जब नाबालिग था या फिर इस तरह से मेरा केस था, और वो उसमें तो जो कानून की जो भाषा है या जो कानून की पेचीदगियों का आपने जो सहारा लिया और जिस तरीके से अपने आप को बचाया, वो कौन बताता है? वो तो आज की तारीख में कौन से केस आप पर चल रहे हैं, आपने कितनी क्वालिफिकेशन हासिल की है, ये सब बातें चलती हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के पास में कोई युवा चेहरा ऐसा है नहीं जो पिच कर पाए कि बीजेपी इसको सीएम फेस बना सकती है। बीजेपी के पास में एक बेटर चॉइस ये है, बीजेपी के पास में एक बेटर नेता ये है, अच्छा नेता ये है। तो बीजेपी के पास में ऐसा कोई नेता नहीं है। तेजस्वी को लेकर के एक सहानुभूति भी है कि भैया 2020 भी चला गया, 15 भी चला गया, अब 25 में थोड़ा सा और परिपक्व हुए हैं, ये सब बातें हैं। तो तेजस्वी एक फैक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर नुकसान अगर तेजस्वी को है तो वो ये है कि महागठबंधन में जिस तरीके से
चीजें काम नहीं कर रही है, महागठबंधन में जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर के सड़क पर आपकी लड़ाई आ गई है, तेजस्वी उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, नुकसान है तो वो वहां पर है। अगर उस चीज को सही तरीके से संभाल पाते तो शायद तस्वीर कुछ और अलग होती। लेकिन अब सवाल ये है, बीजेपी वो इस बात को सोच रही है, कैलकुलेट कर रही है। बिहार के चुनाव में हर दिन कैलकुलेशन होती है, हर दिन की रिपोर्ट वो दिल्ली पहुंचती है कि आज की तारीख में क्या है, आज क्या हुआ है, किस तरीके से क्या क्या बयानबाजी कहां कहां से हुई है, क्या परसेप्शन जा रहा है, किस तरीके से परसेप्शन जा रहा है। और जो वार रूम उधर सेटअप किए गए वो तो कर ही रहे हैं, दिल्ली में अलग से फाइल या अलग से रिपोर्ट रोजाना जा रही है। तो बीजेपी इस बात को देख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो महागठबंधन की लड़ाई है, इस महागठबंधन की लड़ाई में एक वोटर के पास में संदेश चला जाए कि देखिए भैया, ये इधर जो है वो आपस में ही डगमगा गए हैं। अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें आ गई तो बीजेपी अपना सीएम बना लेगी, और ऐसे में पिछड़ा तबका, ओबीसी, एससी एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी, अगर वो नीतीश के साथ में एक साथ खड़े हो गए तो नीतीश कहीं ऐसा ना हो कि वही 80-90 की सीटों पर आ जाए। अगर नीतीश 80-90 सीटों पर आ गए तो भी बीजेपी का खेल खत्म। फिर बीजेपी वही पीछे की कुर्सी पर नीतीश कुमार के पीछे बैठेगी, फिर नीतीश कुमार को आप छू नहीं सकते हैं। 80-90 सीटें या 70 सीटें जहां उनकी आई, 60 से ऊपर जहां उनकी सीटें गई, आप नीतीश कुमार की तरफ देख भी नहीं सकते। 60 से ऊपर सीटें नीतीश कुमार की केवल आ गई, फिर नीतीश को आपको बनाना ही पड़ेगा। फिर चाहे नीतीश कुमार किसी का हाथ पकड़े, किसी के सिर पर गमला रखे, किसी को माला पहनाए, किसी को कुछ भी करे, फिर बीजेपी की मजबूरी है, वहां पर फिर जो है दाल गल नहीं पाएगी। हालांकि फिर भी आप कहेंगे कि क्या फिर भी वो एनसीपी और वो सारी बातें वो यहां पर लागू होंगी क्या? नीतीश इतने भी हल्के आदमी नहीं है कि अगर उनकी नंबर आ जाए, अगर नंबर नहीं आए तो फिर वो मजबूर है। और आप 10-20 लोगों को तो कर पाएंगे, सबको नहीं कर पाएंगे। और वो 10-20 भी उधर तभी जाएंगे जब उनको लगता है कि हाँ बीजेपी की दाल गल पाएगी। नीतीश के मन में क्या चल रहा है, नीतीश कौन सा जो है वो दांव चलेंगे, किस तरीके से कौन सा पैंतरा चलेंगे, नीतीश के करीबी लोग भी नहीं बता सकते हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि फला आदमी की या फला पार्टी की सरकार आ रही है और उसी के वजह जो आपको बता रहा हूं। मैं पूरी तरह से ओपन माइंड करके इस चुनाव को देखने की, समझने की कोशिश कर रहा हूं, और जो कुछ दिखाई दे रहा है, समझ पा रहा हूं, जो कुछ मेरा आकलन कहता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो बीजेपी की इस वक्त में हालत ऐसी है, इस तस्वीर को देख लीजिए, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जितना झुकाव यहां पर नीतीश कुमार के लिए अमित शाह का दिखाई देता है, यहां पर शिंदे के सामने नहीं है, यहीं से आप समझ लीजिए नीतीश अभी भी बीजेपी की मजबूरी है। ये 14 तारीख को तय होगा कि कितने नंबर किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे कितने नंबर जुटाए जा सकते हैं, कौन किसके साथ में आ सकता है, कौन किसके साथ में जा सकता है, ये 14 तारीख को तय होगा। लेकिन यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर खिचड़ी बनी तो फिर बीजेपी की खिचड़ी खराब हो सकती है। फिर जो है वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो नंबर गेम पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि बीजेपी सत्ता की पार्टी है, मतलब केंद्र की सत्ता उन्हीं के पास में है, सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी। तो बीजेपी के पास में एजेंसी है, अमित शाह है, हेलीकॉप्टर है, सूटकेस है, ये जो बार बार आरोप लगते हैं, तो फिर ऐसे में तो फिर वही भारी पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं है, ये एजेंसी, हेलीकॉप्टर, ये सब कुछ जो है वो धरा भी रह जाता है। और ये बिहार है, अगर नीतीश कुमार चाह लेंगे या फिर जो बाकी विधायक है वो चाह लेंगे या फिर जो नंबर है वो चाहेंगे, तो फिर आप कैसे रोकेंगे? और कई बार जो है वो ऐसा भी होता है कि चुनाव से पहले जो रणनीति दिख रही थी, जिस तरीके से आकलन हो रहा था, वो सब धराशायी हो गए, जमीन पर जो स्थिति बदल गई।
10,000 रुपए दिए, ये दिया, वो दिया, सब दिया, लेकिन क्या उसके बावजूद वोट मिलेगा? अगर इतना सब कुछ करके भी वोट नहीं मिला तो नहीं भी मिले, गारंटी नहीं है। और बिहार के लोग वो इस बात को भी समझ सकते हैं कि ठीक है भाई 10,000 रुपये मिल गया, लेकिन अगली बार नहीं देंगे, क्योंकि बिहार के लोग राजनीतिक तौर पर बहुत चतुर भी है। वो देखते हैं कि हाँ 15 लाख वाली बात थी, फला फला बातें थी, वो कहाँ पूरी हुई। तो ऐसे में बहुत टेढ़ा है बिहार का चुनाव। महागठबंधन की तरफ से ये जो सीट बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से उठापटक हुई है, ये क्यों नहीं संभाला जा रहा है या क्यों नहीं संभल में आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका कितना नुकसान होगा ये 14 तारीख को ही सही सही पता लगेगा। अभी कोई कुछ भी कहे, और अगले आने वाले हफ्ता 10 दिनों में, या यूं कहें कि 30 तारीख से लेकर के और जो 6 तारीख से पहले का वक्त है, यानी अगले मान करके चलिए आप 10-15 दिनों में अगर स्थिति साफ नहीं हुई तो फिर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा महागठबंधन के लिए। और अगर स्थिति को संभाल लिया गया, कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया, या फिर नीचे लेवल पर जो है वो पब्लिक के बीच में अगर गठजोड़ बन गया, क्योंकि कई बार होते हैं कि नेता पीछे रह जाते हैं, नेता वो लड़ाई नहीं लड़ रहे होते हैं। हमारे सामने उदाहरण है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कौन कह सकता था कि बीजेपी हार सकती है? राम मंदिर बना, सब कुछ हुआ, मोदी जी की 400 पार, ये वो फला फला बहुत सारी बात, लेकिन धरा रह गया सब कुछ। और उत्तर प्रदेश में देखिए नेता पीछे रह गए, सरकार जो है वो वहां पर भले ही मोदी जी की बनी हो बैसाखी के सहारे, लेकिन जहां से वो थे वहीं से वो हार गए। खुद मोदी जी अपनी सीट पर पीछे चले गए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो नेता अगर ये सोचे कि हम हैं और हमारे बलबूते पर हो जाएगा, संसाधनों पर हो जाएगा, सब कुछ कर लेंगे, बहुत बार नहीं हो पाता है, बहुत बार चीजें काम नहीं कर पाती हैं। अब यही है कि डैमेज कंट्रोल कौन कितना कर पाता है। सवाल यह भी है कि चिराग पासवान के वोटर क्या वो नीतीश कुमार के उम्मीदवार को वोट देंगे, और क्या नीतीश कुमार के वोटर वो चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट देंगे? वहां पर भी खिचड़ी है। सबको पता है कि चिराग पासवान ने कैसे पिछली बार दुखती रग पर हाथ रख दिया था। चिराग पासवान की वजह से 43 सीट पर नीतीश आ गए थे। तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि नीतीश का वोटर वो चिराग को वोट देगा और चिराग का वोटर वो नीतीश को वोट देगा। यानी जो 29 सीटें वहां चिराग पासवान की हैं, उनमें से कितनी आएंगी, उनमें से कितनी सीटों पर जो नीतीश कुमार का समर्थक है, वोटर है, वो उनको सपोर्ट करेगा? कम से कम ऐसी 15 सीटें हैं जहां पर बिल्कुल हार और जीत इसी चीज से तय होगी कि वो वोटर ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कम से कम 15-20 सीटें होंगी। बिहार के चुनाव में तो एक एक सीट का बहुत वजन है। और अब जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है महागठबंधन से, इसका नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, ये देखने वाली बात है। जाले से एक वीडियो जो है वो निकल करके सामने आई है। जाले वो विधानसभा है जहां पर एक मंच से मोदी जी को लेकर के अपशब्द कहे गए। अब वहां पर कांग्रेस ने नौशाद को टिकट दिया था। नौशाद और शमशाद दो भाई हैं। ये दोनों कांग्रेस के तमाम प्रोटेस्ट में दिल्ली में खूब नजर आते हैं। इनको टिकट मिला, नौजवान है नौशाद, लेकिन अब उनकी टिकट काट दी गई परसेप्शन की वजह से। कहा यह भी जाता है कि तेजस्वी का भी उसमें बड़ा हाथ था कि पूरा परसेप्शन की लड़ाई जो है वो आप हार जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से सिर्फ फुटोवल हो रहा है, तो क्या इससे परसेप्शन ठीक बन रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने अपने लिए नहीं किया था, मैंने अपने लीडर राहुल जी के लिए किया था। और कोई षड्यंत्रकारी ने षड्यंत्र हुआ है, उसने इस तरीके का ये काम किया है। अल्लाह उसको मतलब उसको भी उसकी हिफाजत करे, और मेरी हिफाजत ऊपर अल्लाह, भगवान, रसूलुल्लाह, राम मेरी मदद करेंगे। एक वक्त आएगा कि हर आदमी कहेगा कि नहीं नौशाद भाई बहुत काम किया है पार्टी का मैंने, और सब लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से,
कि इस तरीके का नैरेटिव किसी निर्दोष के खिलाफ बनाना ठीक नहीं। सवाल यह है कि जब कांग्रेस के अध्यक्ष की सीट पर भी अगर उम्मीदवार उतर रहे हैं, वहां पर भी परसेप्शन का ख्याल नहीं है या परसेप्शन का डर नहीं है, तो जाले की सीट से क्या बिगड़ जाता। खैर, बिहार की राजनीति और बिहार में किस तरीके से दांवपेच किसके कामयाब होते हैं, ये देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।